स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबने हिंदी में वो कहावत सुनी होगी, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मृत्यु के बाद ईरान का कुछ यही सिचुएशन हो गया है। ईरान इस समय एक बहुत बड़े डायलेमा में फंस गया है कि आखिरकार वो करे क्या वो वापस से हिजबुल्लाह को रिवाइव करे तो कैसे करे, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो डायलेमा फेस कर रहा है ईरान, इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि यहां पर हसन नसरल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह का लीडर था, पिछले कई दशकों से कम 3 दशक से ये हिजबुल्लाह का लीडर बना हुआ था और इसने बहुत सारे इजराइल के ऊपर अटैक्स किए थे। तो यहां पर उसकी अब हत्या हो चुकी है और ऑब्वियस सी बात है, ईरान हिजबुल्लाह को लगातार सपोर्ट करते आ रहा था। लेकिन नसरल्लाह की हत्या के बाद अब यहां पर ईरान क्या करेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूशियल एलाई खोना नहीं चाहेगा। यहां पर आप सबको पता है कि पूरे अगर आप रीजन में देखोगे तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की बात काफ़ी ज़्यादा होती है कि कैसे ईरान ने अपने कई सारे अलाइज यहाँ पर बैठा रखे हैं, चाहे वो यमन के अंदर हो, इराक के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, गाज़ा हो गया, वहाँ पर हमास है, और लेबनान में ऑब्वियस सी बात है हिजबुल्लाह। और मैं आपको बता दूँ, बोला ये जाता है कि नसरल्लाह की जो हत्या हुई है, इसकी वजह से ईरान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो एक तरह से द क्राउन ज्वेल की तरह आप समझ सकते हैं ईरान के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किया है, जिस तरह से हत्या किया गया है नसरल्लाह का, उसकी वजह से ईरान इस समय पैनिक में आ चुका है। और ऑब्वियस सी बात है, नसरल्लाह की जो मृत्यु हुई थी इसको पूरी तरह से कंफर्म कर लिया गया है, और साथ ही साथ डर यह है कि पूरे रीजन में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ईरान कर क्या रहा है। देखो, ईरान ने, ऑब्वियस सी बात है, ईरान का स्टेटमेंट क्या आएगा कि वो इसका रिटेलिएशन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही नसरल्लाह की हत्या की खबर आती है, यहाँ पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खमैनी, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि ये जो हत्या हुई है, इट विल नॉट गो अनअवेंज्ड। मतलब कहीं ना कहीं ईरान का साफ साफ कहना है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन कब तक लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि पहले भी ईरान ये चीज करता आया है। ईरान बार बार ये बोलता है कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं कि ईरान किस तरह से चीजें करने वाला है। हाँ, एक और बात यहां पर है कि अभी तक क्या है कि ईरान डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, क्या है कि यहाँ पर जो भी इजराइल ने अभी तक अटैक किया है, ईरान के जो एसेट्स हैं अलग अलग जगहों पर, या फिर ईरान ने जो पूरा अपना फोरम बना रखा है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का, उनके अलाइज के ऊपर इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। लेकिन यहाँ पर ईरान जो है वो क्या करेगा, एक तरह से क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ऐसा अभी तक लगता नहीं है। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन आई है नसरल्लाह की मृत्यु के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से डायलेमा में फंस चुका है। देखिए, मैं इसके बारे में और आगे चर्चा करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है वो पूरी तरह से फेल हो गया है इजराइल को कंटेन करने के लिए, क्योंकि ईरान ने ये जो पूरा एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस बनाया हुआ था, अपने अलाइज बनाए हुए थे, वो इसीलिए बनाए थे ताकि लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकें। जैसे कि आपको याद होगा कि जब भी यहाँ पर हमास और इजराइल का वॉर होता है, और पिछले साल से चल ही रहा है, तब यहाँ पर जो लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है वो लगातार ऊपर की तरफ से अटैक करता रहता है। उधर सीरिया की तरफ से कई बार मिसाइल्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद यमन से जो हौतीज हैं वो मिसाइल्स यहाँ पर दाग देते हैं। तो लगातार इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा लगता नहीं कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस इजराइल को कंटेन कर पाया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर सिंपली यही आता है कि आखिरकार लेबनान में ये जो हिजबुल्लाह है उसका क्या होगा। क्या वापस से ईरान यहां पर मदद करेगा हिजबुल्लाह को बिल्ड करने के लिए, और
करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि आप समझिए ये इतना आसान नहीं होने वाला। रिबिल्ड करने के लिए ईरान को बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वापस से लेबनान को या फिर हिजबुल्लाह को मदद करता है तो ईरान में इस समय जो इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप सभी को पता है कई वर्षों से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, जिसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिला है। ईरान के अंदर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और उसकी जो करेंसी है वो लगातार डेप्रिशिएट होती गई है। ये सारी सिचुएशन आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको पता है कि ईरान में एक नए राष्ट्रपति बने हैं पेजेश्कियान, तो उनकी तरफ से कोशिश किया गया कि कैसे जैसे इकोनॉमी को रिवाइव कराया जाए। और साथ ही साथ 2015 में आप सबको याद होगा ओबामा के समय में यहां पर एक डील हुआ था, न्यूक्लियर वाला डील, ताकि यहां पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट ना करे। लेकिन अल्टीमेटली आप सबको याद होगा 3 साल के बाद यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने ये डील को कैंसिल कर दिया और इसी की वजह से पूरा सैंक्शंस वापस से लग गया और यहां पर जो इकोनॉमी है ईरान की वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ईरान यहां पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता, उसके पास शायद उतना पैसा बचा ही नहीं है कि इस तरह से लगातार वॉर में इन्वॉल्व हो। अब इजराइल तो आप देख ही रहे हो पिछले साल से लगातार वॉर में ही इन्वॉल्व है और उसकी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ की तरफ गई है, लेकिन इजराइल के पास पैसा अच्छा खासा है, मदद काफी अच्छी खासी मिल जाती है, तो वो अपने आप को संभाल पाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही यहां पर अप्रैल के महीने में जो इजराइल है उसने डायरेक्टली सीरिया में दमास्कस, वहां पर जो तेहरान की एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक किया। सोच के देखिए, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा स्टेप लिया गया था, तो ईरान को तो क्या करना चाहिए, फुल ऑल आउट वॉर में चला जाता इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा, बढ़ चढ़कर कहा कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया उसने, 72 घंटे की वार्निंग दे दी और कई सारे मिसाइल्स दाग दिए। लेकिन ये सारे मिसाइल, ज्यादातर मिसाइल्स आप देखोगे तो इजराइल ने आराम से उसको इंटरसेप्ट कर लिया। इसका कारण यह था कि कोई सरप्राइज नहीं था ईरान की तरफ से। ईरान ने इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पहले ही बोल दिया था कि हम यहां पर मिसाइल दागने जा रहे हैं। तो एक तरह से आप पहले ही बता रहे हो ना कि देखो मैं मिसाइल दाग रहा हूं, आप अलर्ट हो जाओ। तो ये कोई सरप्राइज नहीं होता है। तो आई होप कि ये कनेक्शन आप बैठा पा रहे होगे कि ईरान शायद अभी वो स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर यह बात जरूर है कि देखिए इस समय हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट करना ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ईरान ने पिछले कई वर्षों से कम 40 वर्षों से, जब से हिजबुल्लाह बना है तब से लगातार हिजबुल्लाह को और पावरफुल बनाया है। ईरान ने पैसे से मदद की है, वेपन्स के माध्यम से मदद की है, उसको बिल्ड किया है पूरा। तो क्या आपको लगता है कि ईरान 40 वर्षों की जो पूरी मेहनत है वो ऐसे ही पानी में बहा देगा? अगर ऐसा होता है, अगर सपोज कल के डेट में ईरान हिजबुल्लाह का साथ छोड़ देता है क्योंकि वो मदद नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाकी के भी जो अलाइज हैं, जैसे कि यमन में हो गया, हौतीस हो गए, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, तो उस तरह के जो कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका भी भरोसा टूटेगा। उनको भी लगेगा कि भाई देखो यहां पर हिजबुल्लाह की मदद कर नहीं पा रहा ईरान, तो वो उनकी क्या मदद करेगा। तो धीरे धीरे ईरान का जो पूरा इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ईरान चाहेगा कि यहां पर हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन क्वेश्चन ये कि कैसे, ये बहुत मुश्किल है। देखो बोला ये जा रहा है कि क्या ईरान और वेपन सप्लाई कर सकता है हिजबुल्लाह को। मैं आपको बता दूं, इजरायली मिलिट्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम कोई भी वेपन की सप्लाई हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंचने देंगे। यहां पर इजराइल ने कहा है कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो लगातार बेरूट एयरपोर्ट पर बने हुए हैं, लगातार आसमान में उड़ रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं कि कोई भी फ्लाइट के माध्यम से ईरान जो वेपन्स की सप्लाई है वो हिजबुल्लाह को ना कर पाए। तो इस तरह की लगातार निगरानी रखी जा रही है कि हिजबुल्लाह वापस से रिबिल्ड ना हो सके। इनफैक्ट अगर आप देखोगे रिसेंटली इजराइल ने सबसे पहले क्या किया, पेजर्स अटैक किए, वॉकी टॉकीज के माध्यम से ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की जो टॉप रैंक के ऑफिशियल्स हैं, जो कमांडर लेवल के ऑफिसर्स हैं और जो मतलब कहते हैं ना जो कम्युनिकेट करते हैं, अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, तो उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो एक तरह से जो पूरा कम्युनिकेशन है हिजबुल्लाह ग्रुप का वो यहां पर टूट गया है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट यहां पर कि हिजबुल्लाह अपने आप को खड़ा कर पाएगा। और इसीलिए आप देखोगे ईरान बस अब अपने आप को यही होप कर सकता है कि हिजबुल्लाह अपने आप को फिर से जुटाए, मेहनत करे और एक ऐसा अटैक करे इजराइल के ऊपर ताकि हिजबुल्लाह एक तरह से सिग्नल दे सके कि वो अभी जिंदा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में माध्यम से जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईरान इस समय एक बड़े डायलेमा में फंस चुका है। क्या वो मदद करे ना करे, अगर करेगा तो उसकी इकोनॉमी का क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, वेपन्स की सप्लाई कैसे होगी। लेट्स यहां पर आगे क्या होता है। बाकी जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा मुगल एम्परर ऐसा है जिसको रोशन अख्तर भी कहा जाता है?
ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ये जो लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच है लेना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।